10 बरस में आज जो हम खड़े हुए हैं 879 अरब का नुकसान हो चुका है। सिर्फ हमारे मुल्क की जो ज़खायर हैं उस गैस के ऊपर है। अगर इसमें हम RLNG ऐड करें, पूरी पेट्रोलियम चेन के नुकसान ऐड करें तो वो आज 2100 अरब पे पहुंच चुका है। अगर मुल्क का नुकसान खत्म करना जरूरी है तो ये बहुत जरूरी है। इट्स प्रॉब्ली नॉट पॉसिबल कि इसको अवॉइड भी किया जा सके या डिले भी किया जा सके। अवॉइड इसलिए नहीं किया जा सकता कि IMF के साथ जो डॉक्यूमेंट साइन हुआ उसमें ये लिखा हुआ है कि हम गैस की कीमतों को ओगरा के मुताबिक रद्दोबदल करेंगे। हर एक के लिए गैस की कीमत जो है इसमें इजाफा हो रहा है। इस एनर्जी मिक्स को हमें दुरुस्त करना होगा, बेहतर करना होगा। इसका एक नया इम्पैक्ट आएगा, एक नया राउंड आएगा, क्योंकि हर चीज गैस पे बनती है। जो लोगों के बिजली के बिल आसमानों को छू रहे थे, ये तो उससे भी बड़ा बम बन जाएगा। 173% गैस की कीमत में इजाफा करके हुकूमत क्या करना चाह रही है पाकिस्तान के अवाम के साथ, और इंडस्ट्री के लिए तो 193%। कैसे काम चलेगा, कैसे रोजगार मिलेगा लोगों को? जानबूझकर लगता है कुछ लोग एजेंडे पर हैं पाकिस्तान को बर्बाद करने, उसकी मईशत को तबाह करने। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे मईशत के हवाले से, और मईशत के हवाले से जो दो अहम इश्यूज़ हैं। एक ऑब्वियसली IMF से जो अगली नेगोशिएशंस होनी है वो भी अब उसकी भी तैयारी शुरू हो रही है, और उसी तैयारी के हवाले से जो गैस की कीमतों में कमी माफ़ करिएगा इंक्रीज़ का ऐलान किया है निगरान हुकूमत ने। इससे पहले हमने देखा पिछले दिनों में कि किस तरह हुकूमत ने बहुत से ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए जिससे डॉलर की जो कीमत में रोज़ इजाफा हो रहा था उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया गया। उसके बाद हमने ये भी देखा कि उसकी वजह से पेट्रोल की कीमतों में भी कमी नज़र आई, और हुकूमत के जो मेंबर्स थे उनका ये भी कहना था कि बाकी भी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनमें भी कुछ फ़र्क पड़ा था इन दो मेजर्स से। बट ऑब्वियसली ये जो मेजर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जब इस तरह के लिए जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो होता है या जो उसका असर होता है वो एक थोड़े अरसे के लिए ही होता है। और अब इस वक्त हुकूमत की तैयारियों से साफ जाहिर है कि जो सारी तवज्जो है वो आने वाले IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं उस हवाले से है। गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोल की कीमतें जो हैं उनमें भी बावजूद इसके कि बहुत से लोग कह रहे थे कि ज़्यादा कमी देखने में आएगी, कोई उधर ज़्यादा ख़ास तब्दीली नहीं की गई। और इसके साथ साथ ज़्यादा अहम जो निगरान हुकूमत है उसने फाइनली गैस की कीमतों में इजाफे का ऐलान भी कर दिया। ये जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसके बाद ये जो कीमतें थी इनके अंदर इजाफा देखा गया। कहा गया कि जो प्रोटेक्टेड सारिफीन हैं उनके जो फिक्स चार्जेस हैं उनमें तकरीबन 4,000% का जो है इजाफा वो सामने आया है। जो घरेलू सारिफीन हैं तकरीबन 200 के करीब उनकी रेट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, और इस तरह की काफ़ी एक मैसिव जंप देखी है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये गैस की कीमतों में जो इजाफा है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत के दिनों से इट्स बीन एन इशू जिसको हुकूमतों ने टैकल करना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पहले इसके ऊपर कानून साजी की जिसकी बहुत ज़रूरत थी, मगर कीमतें वो नहीं बढ़ा पाए। उसके बाद 16 महीने PDM की हुकूमत रही, उन्होंने भी ये फ़ैसला नहीं किया। निगरान हुकूमत के हवाले से भी ये कोई इतलात पहली दफ़े नहीं आई, काफ़ी दिनों से ये इशू जो था ये बार बार इसका जिक्र हो रहा था कि उन्होंने फ़ैसला करना है। आखिरकार वो फ़ैसला अब हुआ है। सवाल यहाँ ऑब्वियसली यही है कि क्या ये IMF से मुज़ाकरात के हवाले से उनको ख़दशा था कि ये एक इशू उठेगा, और उससे पहले उनके ऊपर कोई कंडीशंस थी इसको इंक्रीज़ करने की। अब जब ये फ़ैसला सामने आया तो जो निगरान वज़ीर तवानाई है मोहम्मद अली साहब, उन्होंने एक मीडिया टॉक भी की और उन्होंने वहाँ समझाया कि किस तरह जो सर्कुलर डेट अब हमारे गैस सिस्टम में बिल्ड अप हो रहा है उसको हल करने के लिए ये कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अब जो गैस बहुत से जगहों पे दी जाती है वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं हो रही। हमारे अपने ज़खायर जो है वो कम हो रहे हैं। ये जो RLNG बाहर से मंगवाई जाती है ये लोकल गैस की कीमतों पे इतने सालों से सार्फिन को दी जा रही थी, और अब ये देना मुश्किल था क्योंकि इसकी वजह से अब सिस्टम में सर्कुलर डेट बिल्डअप हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि ये अगर हम ना करते तो गर्दिशी कर्जा जो है वो बढ़ता चला जाता।
बहुत तनकीद ऑब्वियसली एक तरफ हुई है इसकी लोगों की तरफ से, क्योंकि उनसे तो पहले ही अपने जो बिल थे बिजली के या पेट्रोल की कीमत है वो उनके लिए मुश्किल हो रही थी। ये गैस की कीमतें सर्दियां आते वक्त जो बढ़ाई गई हैं तो ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल मोमेंट होगा। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसने भी बहुत तनकीद की है इस फैसले पर। जमात इस्लामी की तरफ से सिराजुल हक साहब ने भी तनकीद किया और इजाफे को मुस्तरद किया है और कहा है कि ये लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती है, मगर ऑब्वियसली कितना ज़रूरी था इस पे भी हम बात करेंगे। इससे कितने मसले हल होंगे, मुज़ाकरात में कैसे मदद होगी हुकूमत की, इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अमार हबीब खान, और ये एनर्जी इकोनॉमिस्ट हैं, ऐसे इश्यूज़ पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। और हमें ज्वाइन किया खुर्रम शहजाद साहब ने, माहिर माशियात। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी अमार साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर ऑब्वियसली बहुत अरसे से ये फैसला जो था, आप जैसे एक्सपर्ट्स कह रहे थे, ड्यू था। सर इस वक्त जो हुकूमत, निगरां हुकूमत ने किया है, क्या ये वही वाली बात कि क्योंकि अब IMF से मुज़ाकरात का वक्त आ रहा है, उनका डेलीगेशन ड्यू है, इज दिस वाई निगरां हुकूमत भी हम कह सकते हैं कि घबरा रही थी ये करने में, बट अब उन्होंने भी मजबूरी की हालत में ये फैसला किया है? देखें जी, बिल्कुल ये करना फैसला बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सिंपल सी बात ये है कि जो कीमत हमें गैस की देनी पड़ती है उस खरीदने के लिए और जो हम कंज्यूमर से चार्ज करते हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंशियल है और अभी भी वो डिफरेंस मौजूद है। तो कम से कम अगली जो IMF की ट्रांच है या अगली जो मीटिंग है उससे पहले ये चीज़ें करना ज़रूरी थी। अगर ये हम नहीं करते तो हमारा जो गैस सर्कुलर डेट है वो आगे जाके बढ़ता रहता। हम गैस इतनी सस्ती देते हैं कि उसकी जो बेसिक कॉस्ट होती है उस चीज़ को पहुँचाने की, कहीं से भी फील्ड से लेके या LNG टर्मिनल से लेके घर तक, वो भी कवर नहीं होती। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि कीमतों को इस हिसाब से रखा जाए जो कि मार्केट प्राइस हो, ताकि उस हिसाब से लोग अपने कंजम्पशन को एडजस्ट करें और तो वो सारी चीज़ें। अगर हम नहीं करेंगे तो अगर सस्ती गैस देते रहेंगे तो उसमें होगा ये कि लोग उसको ज़ाया करते रहेंगे, उसमें इनएफिशिएंसी बढ़ती रहेगी और हमारा जो सर्कुलर डेट है गैस का वो बढ़ता रहेगा। ये मैं आपको बताऊं, इससे पिछले 3 से 4 साल में या 2018 ऑनवर्ड्स तकरीबन सर्कुलर डेट गैस का बढ़ना शुरू हुआ। पहले नहीं एग्जिस्ट करता था, तकरीबन 2 ट्रिलियन से ज्यादा हो गया। वो इसीलिए हुआ है क्योंकि हमने कभी कीमतें बढ़ाने का या उन कीमतों को रैशनलाइज करने के बारे में नहीं सोचा और हमेशा हम लोग घबराते रहे। तो ये जो डिसीजन ली है बिल्कुल सही और आगे जाके भी इस चीज पे फोकस करना चाहिए ताकि जो गैप है मार्केट प्राइस का और जिस प्राइस पे जो है कंज्यूमर को मिलती है वो कम से कम होता है। अमार साहब, वेरी क्विकली बिफोर आई टर्न टू खुर्रम साहब, सर ये बताइएगा कि जब बिजली की कीमतें बढ़ती हैं तो तब भी हमें सर्कुलर डेट का ही बताया जाता है, पर सर मसला ये होता है कि वो बिजली की कीमतें तो बढ़ जाती हैं मगर सर्कुलर डेट में कोई फर्क नहीं पड़ता। कैन यू एक्सपेक्ट समथिंग सिमिलर विद द गैस सर्कुलर डेट? बिल्कुल जी, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो पिछले 4-5 साल का जो अक्यूमुलेटेड जैसे कहते हैं ना खमियाजा है, पूरा एक स्टॉक है जो कि हम अपने साथ लेके चलेंगे। मगर अगर अभी 2 ट्रिलियन पे है, अगर हम ये गैस की प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे तो ये आज से साल बाद ये 3 ट्रिलियन पे पहुंच जाएगा। अगर हमने गैस की प्राइस बढ़ा दी तो ये 3 ट्रिलियन पे नहीं पहुंचेंगे, 2.25 पे या 2.5 पे चला जाएगा। सबसे पहले तो हमें इसकी ग्रोथ को रोकना है। जब हम इसकी ग्रोथ को रोक देंगे उसके बाद हम इसको कम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये तो इसीलिए जो है कीमत बढ़ाना जरूरी है ताकि कम से कम सर्कुलर डेट की ग्रोथ कम हो, फिर उसके बाद वो कम करने की कोशिश करें। मगर अगर कीमत ही नहीं बढ़ाएंगे तो वो कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा और उसको हम कम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक जी। खुर्रम साहब, आपने अमार साहब की बात सुनी। सर IMF के मुज़ाकरात का उन्होंने भी जिक्र किया, अगली ट्रांच ड्यू है। तो सर गैस प्राइसेस एक तरफ हो गई, फिर जैसे कि पेट्रोल की कीमतों में इस दफ़े कोई फ़र्क नहीं हुआ, वो भी हमने देख लिया। सर इसके अलावा आपके ख्याल में और कौन से ऐसे इश्यूज होंगे जो अब IMF के साथ जो अब मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उसके अंदर वो मसला हो सकता है या प्रॉब्लम हो सकता है पाकिस्तान के लिए? एंड आई विल पॉइंट आउट हियर कि बहुत से लोगों का ख्याल है कि इस दफ़े ज़्यादातर कंडीशंस जो हैं वो पाकिस्तान ने मान ली हैं और ये भी एक व्यू है कि इस दफ़े मुज़ाकरात में कोई मसला नहीं होगा। जी आरिफा, बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए। पहले तो मैं गैस के प्राइस पे एक पॉइंट जो है ऐड करना चाहूँगा। देखें ये एक अच्छा स्टेप है और देखें तो गैस एक बिल्कुल ही गरीब आदमी इस्तेमाल नहीं करते हैं हमारे यहाँ।
कनेक्शंस अगर आप हाउस होल्ड्स देखें तो 36 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं जिसमें गैस कनेक्शंस हार्डली जो है वो 10 मिलियन है, जिसमें और उसमें भी आपको पता है कहाँ पे जो है गैस यूज़ होती है, मॉल्स में यूज़ होती है, DHS में यूज़ होती है, बहरियाज में यूज़ होती है, डिफरेंट बड़ी मिडिल क्लास टू अपर क्लास यूज़ करता है गैस। और उसके अलावा आप देखें पूल गर्म करने के लिए, गीजर्स गर्म करने के लिए, और किन चीज़ों में हम इसको झोंक रहे हैं, जो कि एक बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है। जब जो भी कंट्री अपनी रिसोर्सेज को वैल्यू सही से नहीं करता तो वो डेफिनेटली उसके पास प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। और हमने देखा है कि हमारे पास अब सिर्फ 10 साल के भी रिजर्व हार्डली रह गए हैं, जो कि हमें जो वैल्यू अगर हम सही करते तो आज हम बहुत बेहतर हालत में होते। तो ये इसकी प्राइसिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, और एक्चुअली इसकी एट पार विद ग्लोबल मार्केट्स पर जो आपको $1 लेके $5 या $10 जनरेट करके दे रहा है, उसको प्रायोरिटी दे, क्योंकि इकोनॉमी चलाएगा वो, रादर देन ये कि $1 की जगह उल्टा $5 वो और मजीद नेगेटिव जो है वो ऐड कर रहा हो अगर हम हाउस होल्ड में गैस को चूल्हों में जला दें। एक तो मेरा ये पॉइंट था कि वैल्यू जो है वो सही होनी चाहिए रिसोर्स की। दूसरा ये कि जहाँ तक IMF के रिव्यू का ताल्लुक है, ऑफ कोर्स इट्स नॉट गोइंग टू बी अ केक वॉक, बट ये हो सकता है कि हमने ज़्यादा टारगेट्स जो है पूरे किए। उसमें एक बड़ा टारगेट ऑफ कोर्स आपको पता है जो फिस्कल डेफिसिट का है, और जिसमें प्राइमरी सरप्लस जो है वो दिखाना होता है, तो वो एक अच्छा हमने अचीव किया। और वैसे भी मैं आपको बताऊं पहले क्वार्टर में कोई इतना बड़ा इशू होता नहीं है ये टारगेट अचीव करना। ये लास्ट क्वार्टर में प्रॉब्लम होती है जब आपको बहुत ज़्यादा आपका PSDP बहुत ज़्यादा जो है वो खर्च होता है और आपके यहाँ खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं लास्ट क्वार्टर में, और स्लिपेजेस बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे कंट्रोल करना इशू होता है। पहले क्वार्टर में कोई बड़ा मसला नहीं होता है इतना। सेकेंडली एक जो मुझे नज़र आता है इशू वो ये होगा कि जो फाइनेंसिंग गैप है वो $5-6 अरब का गैप है। हमने इतना पैसा रेज नहीं कर सके कि यूरो बॉन्ड की हम बात कर रहे थे और बाहर फॉरेन बॉन्ड्स की बात कर रहे थे रेस करने की, वो हम नहीं रेस कर पाए। ऑफ कोर्स हालात ठीक नहीं है, ग्लोबल मार्केट्स भी इतनी टाइट हैं इस वक्त इंटरेस्ट रेट्स हाई होने की वजह से, और हमारे अपने इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं, और हम अभी भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल से बाहर नहीं आए। ऑल्दो थोड़ा सा हमें एक जो है वो स्टेबल एक ट्रैक मिला है थोड़ा सा, बट ये है कि यहाँ पे हमें एनर्जी के इश्यूज अपने ठीक करने हैं, खर्चे कम करने हैं अपने, और इस फिस्कल डिसिप्लिन को बहुत सही तरीके से आगे लेके चलना है। और प्राइवेटाइजेशन पे कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुई है, और दूसरी चीज़ों पे मेरे ख्याल में ये क्वेश्चंस आएंगे कि फाइनेंसिंग गैप कैसे पूरा करेंगे और प्राइवेटाइजेशन पे क्या अपडेट है। इन पे अगर हम जवाब दे सकें तो मेरे ख्याल में फिर हम इस रिव्यू को ले जाएंगे। वैसे मैं आपको बताऊँ IMF जो है इस ट्रांजिशन को समझता है कि ट्रांजिशन है, IMF ने इसीलिए आपको 9 महीने का प्रोग्राम किया है, कुछ सोच समझ के। मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़े मसले नहीं होंगे, कुछ वेवर्स मिल जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई प्लान नहीं करे कि जब इलेक्शंस हो जाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें बहुत कम वक्त रह गया, उसकी प्लानिंग ज़रूरी है, वो कोई बात नहीं कर रहा, वो कोई सोल्यूशन उस पर बात नहीं कर रहा कि इतना बड़ा इशू जो पाकिस्तान इकोनॉमिक चैलेंज जो पाकिस्तान देख रहा है अगले 2-3 सालों में, आपको $25 बिलियन एक साल में चाहिए कम से कम डेट रीपे करने के लिए, और $10 बिलियन तकरीबन इकॉनमी चलाने के लिए चाहिए, ऑन एवरेज 40-35 बिलियन आपको हर साल चाहिए। ये कैसे हल होगा, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। अमार साहब, आप भी इत्तेफाक करेंगे जो खुर्रम साहब बात कर रहे हैं कि मसला जो है वो अभी नहीं होगा, ये जो इंटरम स्टैंड बाय एग्रीमेंट है ये आसानी से पाकिस्तानी हुकूमत जो है मैनेज कर लेगी, मसाइल जो है इसके बाद शुरू होंगे? बिल्कुल ऐसा ही है कि ये चीज़ मैनेज तो देखें हो जाएगी, अब इंटरम एग्रीमेंट हो जाएगा, मगर बात सारी ये है कि क्या हम वो पॉलिसी डिसीजंस लेने को तैयार हैं जिससे इकोनॉमी में किसी भी किस्म की ग्रोथ आ सकती है या जो पुराने मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। तो इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो हैं या किसी भी किस्म के रिफॉर्म्स, क्या हुकूमत के अंदर वो कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है कि वो आगे के रिफॉर्म कर सके। अगर नहीं करती तो वी विल कीप मूविंग फ्रॉम वन इंटरम प्रोग्राम टू अनदर। बिल्कुल सही जी अमार साहब, बट ये जो एनर्जी मिक्स हद से लोग जिक्र करते हैं, टू कम बैक टू दी एनर्जी इशू, कि अगर आप गैस की कीमत इसी तरह बढ़ानी थी, पर तो साथ साथ अगर कोई अवेयरनेस प्रोग्राम या कोई इस तरह की भी स्कीम्स होती कि लोग जो है वो अब बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करें गैस की बजाय, स्पेशली उन ट्रांजिशन भी एक हो जाए जो लोग करते हैं इस्तेमाल गैस को, तो शायद ज़्यादा बेहतर रहता। देखिए गैस तो साफ सी बात है अभी घर पे मिलती ही नहीं है, हम लोग जहाँ पे भी रहते हैं, अब अगर आप सर्दियों में देखेंगे गैस आपको मिलना ही बंद हो जाएगी, तो हाउस होल्ड जो है वो तो ऑलरेडी LPG का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जो एक ट्रांजिशन है वो तो ऑलरेडी हो चुकी है, हो भी रही है। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो हाउस होल्ड हैं वो एक्चुअली LPG इस्तेमाल करते हैं बजाय से कि पाइप गैस इस्तेमाल करने के, तो ये चीज़ तो ऑलरेडी हो चुकी है, और जो घराने इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट करना चाहते हैं वो ऑलरेडी कर रहे हैं। तो क्योंकि हमने डिसीजन लेने में ही इतना लेट कर दिया कि लोगों ने खुद जो है अपनी एडजस्टमेंट शुरू कर दी। ये मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ इस बात से
کہ یہ چیز اویئرنیس ہونی چاہیے کہ الیکٹرک پہ کنورٹ کریں، ایفیشنسی کس طرح لے کر ہیں. جب تک یہ چیز نہیں ہوگی تو اسی طرح جو گیس ضائع ہو رہی ہے وہ آگے بھی جا کے ضائع ہوتی رہے گی. تو یہ بالکل صحیح ہے، سپلائی مینجمنٹ، ڈیمانڈ مینجمنٹ، دونوں چیزیں جو ہیں ہمیں مینج کرنی ہے، تبھی ایک جو مکس ہے ہمارا ایک بہتر بن پائے گا. جی خرم صاحب، اسی حوالے سے سر انٹرسٹ ریٹس پر بھی بہت بات ہوتی ہے، اور ساتھ میں جس طرح ایڈمنسٹریٹو میجرز سے پچھلے دنوں میں ڈالر کی قیمت میں ہم نے تبدیلی دیکھی، جس مینیج کیا گیا، اس کے بعد آبویسلی فیصلے بھی کیے گئے ایکسچینج کمپنیز کے حوالے سے. سر یہ کیا کوئی پرابلم کریٹ کرے گا آئی ایم ایف کے ساتھ؟ اور دوسرا یہ کہ اس کو کتنا آسانی سے ریاست جو ہے can turn this into more than a short term program نہیں short term decision. دیکھیں انٹرسٹ ریٹس کی جہاں تک بات ہے تو وہ ہم نے کافی بڑھائے ہیں، آلدو جو انفلیشن ہے اس کو ہم کنٹین نہیں کر پائے اس طرح سے، اور اس کے ریزنز بہت سارے ہیں. اس میں ہمارا گورنمنٹ خود جو ہے بہت زیادہ قرضے لیتی آئی ہے، اس کی وجہ سے جو کیش ان سرکولیشن ہے وہ بہت بڑا ہے، اور کیش ان سرکولیشن روٹ کاز ہوتی ہے کسی بھی اکانومی میں مہنگائی کی. ہم یہ جو بات کرتے ہیں کہ جی نہیں جو ہے نا مہنگائی کی شرح جو ہے وہ اور بھی بہت سارے ریزنز ہیں، سپلائی سائڈ ہے، ڈیمانڈ سائڈ ہے. اینڈ آف دا ڈے کیش زیادہ ہوگا ہاتھوں میں لوگوں کے تو وہ کم ہوگا یا زیادہ ہوگا، وہی سپلائی اور ڈیمانڈ دونوں کو افیکٹ کرے گا. کیونکہ اگر سپلائی کم ہوتی ہے اور شارٹیج کسی چیز کی ہوتی ہے اور آپ اس حساب سے انٹرسٹ ریٹس کو بڑھاتے ہیں تاکہ کیش ان ہینڈ جو ہے وہ کم ہو یا پرچیزنگ پاور تھوڑی کم ہو تاکہ سپلائی کو میچ کر سکیں، وہ بھی انٹرسٹ ریٹ سے کنٹرول ہوتی ہے. لیکن بات یہ کچھ شاکس ہوتے ہیں جو کہ ٹیمپریری ہوتے ہیں، اور وہ ہم نے دیکھے بھی ہیں سیلاب کی صورت میں اور انٹرنیشنل کموڈٹی پرائس کی صورت میں. لیکن اینڈ آف دا ڈے انفلیشن کو کنٹین کرنا اسٹیٹ بینک کا، کسی بھی سینٹرل بینک کا کام ہے اور پرائم رسپانسبلٹی ہے. دنیا بھر میں یہ کیا جا رہا ہے اور ہم بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. میرے خیال میں آئی ایم ایف انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ دنیا بھر میں اس وقت نیگیٹو انٹرسٹ ریٹس ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کنٹین کیا جائے انفلیشن کو، بٹ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. بٹ ابھی یہاں پہ میرے خیال میں 22% پہ ریٹ رکھ کے آلریڈی ہم نے بہت زیادہ اکانومی کو چوک کیا ہے، بہت زیادہ ہم نے جو ہے وہ اکانومی کو یہ کہنے کہ اسٹرینگل کیا ہے، جس کی وجہ سے انڈسٹریز کو بھی نقصان ہوا ہے. میرے خیال میں یہاں پہ تھوڑا سا رکنے کی ضرورت تھی، اور اسٹیٹ بینک نے پچھلے 2-3 مانیٹری پالیسی میں اس چیز کو بتایا ہے کہ آگے جاتے ہوئے انفلیشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے آنے کے چانسز ہیں. بٹ میں پھر وہی کہوں گا کہ آئی ایم ایف آپ سے یہ ضرور پوچھے گا کہ کیش ان سرکولیشن کو کیسے آپ روک رہے ہیں، کیسے کم کر رہے ہیں، کیسے اس کو کنٹین کر رہے ہیں، کس طرح ڈاکومنٹ کر رہے ہیں اکانومی کو. یہ پرابلمز ہمارے یہاں رہیں گی جب تک اس پہ کوئی خاص عمل نہیں ہوگا. اور خاص کر جو گورنمنٹ آف پاکستان خود ہے جو فسکل مینیج کرتی ہے اس کو ریسٹرکچر نہیں کرے گی، صوبوں کو ان کا ڈیٹ، ڈیفینس اور انرجی ٹرانسفر نہیں کرے گی، اس کی ساری رسپانسبلٹی فائنینسز بھی سب کو، جو ٹیکس جو ہے لوکلائز نہیں کرے گی، زیادہ ٹیکس کو کم نہیں کرے گی برڈن کو فیڈرل سے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنے خرچوں. سر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہی سوال عمار صاحب سے بھی یہیں پوچھ لوں before we can move on to the other question. جی عمار صاحب very quickly sir, do you have anything to say on the interest rates? نہیں جی بالکل انٹرسٹ ریٹس انکریز ہونے تھے، بیکاز یہ دنیا بھر میں جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹس انکریز ہو رہے ہیں. ہم اس چیز سے ریالٹی سے بھاگ نہیں سکتے. جب انٹرسٹ ریٹ یو ایس میں تقریباً 0 کے قریب تھا تو ہمارے انٹرسٹ ریٹ 14% پہ یا 15% پہ پیک کرتے تھے. آج یو ایس میں انٹرسٹ ریٹ 0 سے انکریز ہو گئے 5% پہ ہو گیا. تو آبویسلی ہمیں اسی حساب سے ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. خرم بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ سینٹرل بینک کا کام ہوتا ہے انفلیشن کو کنٹرول کرنا، مگر پچھلے 2-3 سال میں سینٹرل بینک نے جتنے نوٹ چھاپے تھے، جتنی کرنسی سرکولیشن انکریز ہوئی تھی، یہ اس کی کا ایک نیچرل کانسیکوینس ہے. مانیٹری پالیسی جو بھی ہوتی ہے اس کا امپیکٹ 8 سے 9 مہینے بعد جو ہے نظر آتا ہے. تو ہم نے جو آج سے سال پہلے انکریز کرنا شروع کیا تھا، آج جا کے ہم اس کا امپیکٹ نظر آ رہا ہے. تو صحیح کہہ رہے ہیں، اگلے 3-4 مہینے میں اگر انفلیشن کنٹرول میں آ جاتی تو ایونچولی وی ول سی انٹرسٹ ریٹس گوئنگ ڈاؤن. مگر اگر اسی طرح کرنسی پرنٹ کرتے رہے اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ فسکل پوزیشن اس نے اپنی بہتر نہیں کری تو یہ خدشہ بھی ہے کہ ہمارا کانسٹنٹلی انٹرسٹ ریٹ بڑھتے رہیں، جیسے ٹرکی میں یا دوسرے ممالک میں ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. جی خرم صاحب معاف کریے گا آپ کی بات کاٹی تھی. ناؤ اباؤٹ دا ایڈمنسٹریٹو میجرز جن کے تھرو جو اسپیکولیشن کہا جاتا ہے ڈالر پہ تھی اور اس کی قیمت پہ وہ کنٹرول ہوئی ہے. بالکل دیکھیں یہ ٹیمپریری میجرز ہیں، ڈیولپمنٹس یہ اچھی ہوتی ہیں. اسپیکولیٹو جو ہے آپ جو ایکٹیویٹی ہے اسے کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ ہونا بھی چاہیے تھا، بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن دیر آئے درست ہے. لیکن بات یہ کہ سسٹینیبلٹی کا جہاں تک تعلق ہے، اور عمار نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ جب تک ہم
जो कैश है, करेंसी सर्कुलेशन, इसको हम कंट्रोल नहीं करेंगे, इसको हम किसी तरह से जो है वो हिस्सा नहीं बनाएंगे डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का, उसमें बहुत सारे मेजर्स हैं, वो बहुत लंबी एक डिस्कशन हो जाएगी. बट मेरा कहने का मतलब है कि ये सस्टेनेबिलिटी जो है ये उसी वक्त आएगी जब आप स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे, उनको हल करेंगे. और वो एक मैंडेटेड गवर्नमेंट कर सकती है. जब तक इलेक्शंस नहीं होते, नई गवर्नमेंट आती है, वो पूरा प्लान करती है. मैं यही कह रहा हूँ ना कि शुरू से कि पहले भी मैंने पॉइंट आउट किया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें मुझे कोई नजर नहीं आ रहा कोई प्लान ये करे, कोई सोचे भी इस वक्त कि गहराई कितनी है प्रॉब्लम की, और प्लान करे कि भाई ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा. जो भी गवर्नमेंट में आएगा उसके लिए बहुत बड़ा जोखिम का काम होगा. इकोनॉमी को संभालना अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते. बिजनेस एज यूजुअल, फिस्कल हो, एनर्जी हो, एसओईज हो, या फिर ओवरऑल जो है लिबरलाइजेशन हो, आपकी प्रोग्रेशन हो, पूरी इकोनॉमी की इन्वेस्टमेंट्स हो, ये अब बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा. तो सस्टेनेबिलिटी का जहाँ तक था तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हल करने से ही आएगी और वो नई गवर्नमेंट करेगी. बिल्कुल सही. अमार साहब, सर जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम निगरां हुकूमत के पास है, खासतौर पे पीआईए के ऊपर तो लग रहा है कि काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है. इसके अलावा डिस्कोस का भी हमने शुरू में सुना था, बट उसके बाद खामोशी हो गई. कोई लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट का जिक्र किया, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट प्लान का, और फिर खामोशी हो गई. सर, आपके ख्याल में निगरां हुकूमत जो है वो प्राइवेटाइजेशन पर कोई प्रोग्रेस कर पाएगी, और ये कि क्या ये आईएमएफ की तरफ से कोई दबाव होगा इन महीनों में बिफोर एन इलेक्टेड गवर्नमेंट टेक्स ओवर के इसके ऊपर प्रोग्रेस हो? नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल कि प्राइवेटाइजेशन का बारे में कोई भी निगरां हुकूमत कर पाएगी. सबसे पहले कि ये तो उनका मैंडेट ही नहीं बनता, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है. तो दिस विल ओनली बी अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो भी इलेक्शन से इलेक्ट होके आए वो कर पाएंगे. और दूसरी चीज, अमार साहब माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट उन्होंने तो मिनिस्टर रखे हुए हैं सर प्राइवेटाइजेशन के, फवाद हसन फवाद साहब, और वो काम भी उस पे कर रहे हैं. उन्होंने इंटरव्यूज भी दिए हैं, आपने भी देखे होंगे. वो अच्छी बात है, ये तो मिनिस्टर्स तो सारे होते हैं, लोग भी होते हैं, मगर बात सारी ये है कि बहुत कॉम्प्लेक्स एंटिटीज में पीआईए खुद एक जो है कि 4-5 बिजनेस को मिला के एक बड़ी एयरलाइन बनी है. उसके बहुत सारे डेट हैं, बहुत सारी उसकी बैलेंस शीट में रिस्ट्रक्चरिंग रिक्वायर्ड है, तभी जाके वो प्राइवेटाइजेशन रेडी होगी. अभी जितनी भी एंटिटीज होती हैं उनको पहले आपने प्राइवेटाइजेशन रेडी करना होता. आप ये नहीं कह सकते कि जी आज सुबह उठ के हम बोलें कि जी कल प्राइवेटाइज कर देंगे. उनको प्राइवेटाइजेशन रेडी करने में भी कम से कम 12 से 15 महीने लगते हैं. पीआईए हो गई या जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो गई, जब वो प्राइवेटाइजेशन रेडी हो जाएंगी उसके बाद जाके आप उनको प्राइवेटाइज कर सकते हैं. तो अगर आज हम ये तय कर लें कि जी हमें प्राइवेटाइज करना है और सब उस पर फोकस के साथ लग जाए, तो कम से कम 12 से 15 महीने लगेंगे उनको रेडी करने में और उनको प्राइवेटाइज करने में. तो मैं नहीं समझता कि अगले महीने 2 महीने में ये काम हो सकता है. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, हमारे से गुफ्तगू की. नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे नैयर बुखारी साहब से. स्टे विद अस. वेलकम बैक. प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे सियासत का. आजकल सब नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब की जो वतन वापसी है उस पर लगी हुई हैं. बहुत बड़ा जलसा हुआ लाहौर में. उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ नवाज़ शरीफ साहब ने 4 साल के बाद पार्टी का इजलास खुद चेयर किया. जाती उम्रा में पार्टी की मीटिंग हुई. अब कहा जा रहा है कि अब वहाँ बहुत अहम फैसले किए गए, जैसे चंद दिनों के अंदर वो टिकट्स के लिए एप्लीकेशंस लेना शुरू कर देंगे. उनके जलसे भी अब प्लान किए जा रहे हैं. और साथ में ये इत्तला भी आई, जिसका पहले भी जिक्र होता रहा है, कि बाज़ाब्ता तौर पे नवाज शरीफ साहब अब जो बाकी पार्टी रहनुमा हैं उनसे राब्ता करेंगे, रीच आउट करेंगे. और ये ऑब्वियसली पहले भी कहा जा रहा था, बिकॉज पिछले चंद दिनों से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर हम बात करें तो चंद हफ्तों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी रही हुकूमत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, उसकी तरफ से बहुत तनकीद हो रही है पीएमएलएन पर. और जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है, बार बार वो लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र कर रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा,
किस तरह से एक जमात को फैसिलिटेट किया जा रहा है। ये बातें थोड़ी बहुत तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की और फिर जो बाकी लीडरशिप है उससे इस किस्म के बयानात आए। खुर्शीद शाह साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम माफ़ी मांगते हैं पीडीएम हुकूमत का हिस्सा बनने के, मगर जरदारी साहब की तरफ से पिछले दिनों में हमने कोई ख़ास बात सुनी नहीं। मगर गुज़िश्ता रोज़ एक अहम बयान जो उनसे मंसूब किया जा रहा है वो भी सामने आया है और उस बयान में ये कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब कुछ लोगों से जब बात कर रहे थे तो वहाँ उन्होंने कहा कि मैं अब अगली मर्तबा नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगला जो मुल्क का वज़ीर आज़म होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा। उन्होंने कहा कि जब पीडीएम भी बनी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद हुकूमत बनी तो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म उन्होंने बनाया, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया, मगर शहबाज शरीफ साहब ने अवाम के लिए कोई काम नहीं किया। ये काफ़ी अहम बयान है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जरदारी साहब की तरफ से काफ़ी खामोशी सी लग रही थी जबकि बाकी सब बात कर रहे थे, मगर ये एक अहम बयान है और उस वक्त आया है जब नवाज शरीफ साहब वापस मुल्क में आ चुके हैं। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हम बात करेंगे नैयर हुसैन बुखारी साहब से, जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम टू द शो सर। बुखारी साहब, जरदारी साहब का एकदम बयान सामने आया और हम कह सकते हैं काफ़ी एक सख्त बयान है, आप किस तरह देख रहे हैं सर? वो दे जस्ट ऑफ द कफ रिमार्क्स या बहुत सोच समझ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये बात पब्लिक की गई है? थैंक यू वेरी मच। गुजारिश है कि ये जो बयान है प्रेसिडेंट जरदारी साहब का, ये जो लोग मिल के आए उन्होंने फ्लैश आउट किया। जरदारी साहब के अपने ऑफिस का कोई स्टेटमेंट तो नहीं है और बिलखुसूस ये जो कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा मैं उसको मियां नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दूंगा, उनका मौक़िफ़ ये है कि अगला प्राइम मिनिस्टर हम अपनी जमात का बनाएंगे। उसने किसी का जिक्र करिए कि ए को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे, जो बी को नहीं बनने देंगे। हमारा मौक़िफ़ तो ये है कि इंशाल्लाह हम अगली गवर्नमेंट बनाएंगे और ये सारा डिपेंड करता है आने वाले इंतखाबात किस अंदाज से होते हैं और उनके रिज़ल्ट्स क्या आते हैं। बाकी बिलाशुबा खुर्शीद शाह साहब ने जो बात की, उनके ग्रीवेंसेस, वो कैबिनेट के मेंबर रहे, वो उन्होंने कहा, लेकिन हम जब गवर्नमेंट में गए थे, गवर्नमेंट में जाने से पहले हमने पीडीएम की जमातों के साथ एक इत्तेहाद किया कि हम पीपल्स पार्टी ये समझती थी कि हम लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली रास्ता इख्तियार करके पीटीआई की गवर्नमेंट को नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ ला के उनको फारिग करें, और वो एक आईनी और कानूनी रास्ता था। और फिर अगर हम ना चाहते तो गवर्नमेंट जो पीडीएम की जमातों के साथ अगर हम अलायंस ना बनाते तो ऑब्वियसली मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ना होते, कि हमारे पास स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 54-55 वोट थी। एक बात, ये जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, ये मिनिस्टर भी ना होते अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट ये था कि एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एक गवर्नमेंट को उसको फारिग करना, नो कॉन्फिडेंस कामयाब करना, अगली गवर्नमेंट बनाना, और ये हमारी पार्टी का कलेक्टिव डिसीजन था। लेकिन उसमें जो परफॉर्मेंस थी उसके बारे में ऑब्वियसली ये जिम्मेदारी ड्राइविंग सीट पे शहबाज शरीफ साहब थे गए, मेजर मिनिस्ट्रीज उनके पास थी, और पर्टिकुलरली फाइनेंस मिनिस्ट्री के हवाले से, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर नहीं हुई बल्कि लोगों को मसाइल से सामना करना पड़ा। तो इसलिए हम अच्छा सर, अगर हाँ जी फरमाएं, अगर आप इजाजत दें सर, क्योंकि आपने 2-3 बहुत अहम बातें की हैं तो मैं इस चाहती हूँ कि वो जरा मैं क्लियर कर लूँ। सर, खुर्शीद शाह साहब के बयान का आपने जिक्र किया, तो जो ये अब हम ये कहें कि ये पार्टी के व्यू को भी रिफ्लेक्ट करता है? नहीं, देखिए पार्टी का व्यू वो होता है वो जो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी डिसाइड करती है। ये मैंने कहा ना कि ये उनकी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस है, सही, और सही। ये उनका हक था, उन्होंने कर दिया। लेकिन पार्टी की पॉलिसी वो होती है जो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी डिसाइड करती है। बिलाशुबा मैंने पहले भी कहा कि जो उसकी अचीवमेंट्स हैं
وہ بھی کلیکٹیولی ہیں, جو فیلیئرز ہیں وہ بھی ہیں, لیکن فیلیئرز ان کے ذمہ زیادہ اس لیے ہیں کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ تو میاں شہباز شریف صاحب تھے, ایک بات, اور سیکنڈلی نمبر آف کیبنٹ ممبرس کی جو تعداد تھی وہ بھی ان کی زیادہ تھی. ہم تو بلیو کرتے ہیں ڈیموکریٹک وے پہ ڈیسیجنس کرنے کو. اگر کیبنٹ میں بیٹھے لوگ اور میجورٹی ڈیسیجن ہو تو وی ہیڈ ٹو فالو دیٹ, لیکن ان کی جو اکنامک پالیسیز تھیں اس سے خاطر خواہ لوگوں کو بینیفٹ نہیں ملا, بلکہ لوگوں کے لیے پرائم سر معاف کریے گا, وقت ذرا بریک سے پہلے کم ہے, اگر آپ اجازت دیں سر. یہ بہت آپ کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ فائنانس کی پالیسی صحیح نہیں تھی سر, بٹ کیا جب آپ لوگ حکومت میں تھے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے انٹرنلی کبھی یہ بات کی کہ یہ غلط فیصلے ہو رہے ہیں, جس طرح آئی ایم ایف کو اتنا ڈیلے کیا گیا اور اس کی وجہ سے اتنی مہنگائی بھی ہوئی؟ بالکل کہا. دیکھیں جی, لاسٹ ایئر اکتوبر آنورڈ نومبر میں کرشنگ سیزن سٹارٹ ہوتا ہے شوگر کین کا, اور اس وقت 1.5 ملین ٹن شوگر ان کے پاس پڑی ہوئی تھی. تو پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے یہ کہا کہ اس کو ایکسپورٹ کر دو, $1 بلین ہمیں مل جائیں گے, آئی ایم ایف کی بہت منتیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور اس کو ایکسپورٹ کر دیں کیونکہ کرشنگ سیزن آ رہا ہے اور ہمیں کوئی شارٹیج فیس نہیں کرنی پڑے گی. دے ڈیڈ ناٹ ایگری ٹو اٹ. اور پھر یہ ہوا کہ انہوں نے 2 لاکھ ٹن کی بات کی اور باقی سمگل آؤٹ ہوگی, تو پھر آن اے لیگل وے ان کو ڈالرز ان کی ریمیٹنسز بھی نہ آ سکیں, تو یہ ان کا ڈس ایگریمنٹ تھا. سمپلی میں ایک آپ کو مثال اور بتاتا ہوں کہ 2008 میں جب یہ ہمارے ساتھ کولیشن میں تھے تو میری جماعت کی پروپوزل تھی کہ گندم کی قیمت 1000 روپے من کر دی جائے. الٹیمیٹلی میری پارٹی میں ڈیسیجن ہوا سی سی میں کہ 950 پہ طے ہو گیا. اسحاق ڈار صاحب ماننے کو تیار نہیں تھے کہ جناب وہ اربن پاپولیشن کیا کرے گی. تو ہم نے کہا نہیں, آپ خود کفیل ہوں گے گندم سے, آپ کے ڈالر سیو ہوں گے, آپ کی امپورٹس کم ہوگی. اور یہ ہمارا فیصلہ تھا کہ 2021 تک پاکستان کو گندم امپورٹ نہیں کرنی پڑی. تو اس لیے ہم سمجھتے تھے کہ اکنامک سائڈ پہ اگر ایڈوائس لیتے تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی جس صورتحال سے آج ملک دو چار ہے. جی ناظرین, یہاں پہ دیتے ہم ایک چھوٹا سا بریک. ہم بریک سے واپس آئیں گے تو بخاری صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں نیّر حسین بخاری صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو آصف علی زرداری صاحب کا بیان سامنے آیا ہے. اب بخاری صاحب, آپ نے یہ کہا کہ زرداری صاحب نے یہ نہیں کہا کہ پی ایم ایل این کو وہ نہیں بننے دیں گے. ان کا زیادہ جو توجہ تھی وہ اس بات پہ تھی کہ اگلا وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا. پر سر پنجاب میں تو جب تک آپ لوگ پنجاب سے کچھ سیٹس جیتیں گے نہیں تو وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کا بننا تو بہت مشکل ہے سر. وہاں کوئی ایکٹیویٹی تو پارٹی کی نظر نہیں آ رہی. دیکھیں, گزارش یہ ہے عارفہ کہ ابھی جو ریکوائرڈ نمبر ہوگا 171 ہوگا, کیونکہ جب 342 سیٹس تھی تو 172 واز ریکوائرڈ نمبر فار پی ایم تو اب 6 سیٹس کم ہو گئی ہیں, تو آبویسلی 336 سیٹس کا آپ کو میجورٹی لینی پڑے گی. وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سچویشن ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ول بی ہیونگ گڈ نمبر آف سیٹس ان سندھ. ہم اپنا شیئر بالکل پنجاب میں لیں گے ود دا سبجیکٹ ٹو کہ یہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرائیں, یہ انشور کریں, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے 1988 آنورڈ بائی ڈیزائن پنجاب چھینا جاتا رہا. اور آپ دیکھیں ہم نے 2002 میں ہمارا رزلٹس بہت اچھے تھے, اور اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی تھی. کیو واز ناٹ دی سنگل لارجسٹ پارٹی. آپ کیمپین ہی نہیں کرتے وہاں, بلاول صاحب جاتے ہی نہیں ہیں پنجاب میں. آخری دفعہ کب آپ نے جلسہ کیا تھا سر وہاں؟ بلا شبہ ہم نے جلسہ تو نہیں کیا, لیکن جو الیکٹیبلز تھے, جو لوگ پیپلز پارٹی چھوڑ کے چلے گئے تھے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے دوبارہ رجوع کیا. میری موجودگی میں بہت سارے لوگوں نے شمولیت اختیار کی. زرداری صاحب سے ملے, بلاول صاحب سے ملے, اور اصل بات یہ ہے کہ کسی جماعت کا
جو ہے نیریٹو جو ہے وہ لوگ بائے کرتے ہیں. ہمارا نیریٹو بڑا سمپل سا ہے کہ جس کی بنیاد ہم نے 1970 پہ الیکشن لڑا، اوبیسلی اسی کو ہم فالو کریں گے. ہم اسی پالیسی کو فالو کریں گے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دی، جس کو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے فالو کیا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسائل کا حل اسی مینیفیسٹو میں ہے، انہی پالیسیز میں ہے، اسی آئیڈیالوجی پہ ہے. تو وی آر ہوپ فل. لیکن میں بتا دوں آپ کو، جس کا وہ نواز شریف کا کلیم کرتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر ہوں گے، تو وہ کیسے پرائم منسٹر ہوں گے؟ وہ کے پی کے میں بھی ڈسکوالیفیکیشن آپ کے خیال میں ختم ہو جائے گی وقت پہ کہ وہ پرائم منسٹر بن جائیں؟ Is it so easy? Is it so میں easy? تو سر آپ سے پوچھ رہی ہوں. باوجود اس کے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا بیل پہ، اور جس انداز سے ان کا بایو میٹرک ہوتے رہے، اور جس انداز سے ایگزیکٹو نے ان کا عزت احترام کیا، استقبال کیا، وہ تو قوم کے سامنے ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جو اپیلیں ابھی ریسٹور ہو رہی ہوں گی ابھی، اور جو اپیلیں ریسٹور ہوں گی تو یا ہو گئی ہیں، تو ان کی باری بھی تو اپنے وہ روسٹر جو بنے گا اپنی باری پہ آئے گی نا. اور اگر ان کو جمپ کر کے جلدی فکس کی جائے گی تو وہ فیوریٹزم نظر نہیں آئے گا کہ کیا انٹینشن کیا تھی. پہلی بات تو یہ تھی، فرق پڑتا ہے اگر فیوریٹزم نظر آ جائے؟ فرق کیا پڑتا ہے؟ پھر وہ سلیکشن پہ جو ہوں گے ان پہ ایک بڑا کوسچن مارک ہوگا، ان کے نتائج کوئی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوگا. پھر ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھ جائے گی، اور انسٹیبلٹی کا پولیٹیکل بڑھے گی تو پھر اکنامکلی بھی آپ انسٹیبل ہو جائیں گے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل ان انسٹیٹیوشنز کو، ان اسٹیٹ آرگنز کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان بہت سارے مسائل میں گرا. اب ریجنل ایشوز بھی ہیں، تو فار گاڈ سیک ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، سینٹی شوڈ پریویل، تاکہ ہم ملک کو آگے لے کے جا سکیں، جن کرائسس سے نکال سکیں. سر آج کل بہت ذکر ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور وہ بھی غالباً چاہتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں سے ملیں، بات کریں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ کوئی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی قریب آ جائیں ایک دوسرے کے. کیا اس طرح کی کوئی پاسبلٹی ہے، یا جو آپ کے اچھے تعلقات پی ایم ایل این سے رہے ہیں وہ ہی آگے لے کر آپ لوگ چلیں گے؟ دیکھیں، یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے آنے والے انتخابات کے ریزلٹس پہ. ایک بات، سو فار جو پی ٹی آئی ہے اس کی لیڈرشپ تو ڈسکوالیفائڈ ہے، اور وہ معاملہ بھی سب جوڈس ہے الیکشن کمیشن کے پاس کہ وہ پولیٹیکل پارٹی کو ہیڈ نہیں کر سکتے، بینگ اے کنوکٹڈ پرسن، بینگ اے ڈسکوالیفائڈ پرسن. اور پی ٹی آئی انلسٹڈ ہے ای سی بی کے پاس، وہ الیکشن کنٹیسٹ کرے گی، نون بھی کنٹیسٹ کرے گی، پیپلز پارٹی کے لیے دیگر جماعت، ہر وہ جماعت جو ای سی بی کے پاس انلسٹڈ ہے اس کا رائٹ بنتا ہے کانسٹیٹیوشنل اور لیگل کہ وہ کنٹیسٹ کرے. لیکن ابھی آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی الائنس کی بات، اٹ از پری میچور. یہ تو آنے والے انتخابات کے جو ریزلٹس آئیں گے اس کے بعد جو پولیٹیکل الائنمنٹ ہوگی وہ سامنے آئے گی، تو اس وقت پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے. ویری کوئکلی وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم، بٹ اس وقت سر آپ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف ہے جو الیکشنز چاہ رہی ہے وقت پہ نا. یہ بھی تو سر کامن گراؤنڈ ہے جس کے اوپر اب جیسے جے یو آئی فے یا پی ایم ایل این کی طرف سے ہمیں یہ آواز نہیں سنائی دیتی. اوبیسلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیئر ٹیکرز کا کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ دے شوڈ گورن دا کنٹری. میں سمجھتا ہوں کہ میرا آئین مجھے یہ اختیار دیتا ہے نا کہ مجھ پہ حکمرانی میرے منتخب نمائندے کریں. ان الیکٹڈ آدمی کیوں مجھ پہ حکمرانی کرے؟ وائی شوڈ آئی ایکسیپٹ ہم؟ وائی شوڈ ہی ڈیسائڈ دی فیٹ آف دی کنٹری؟ دیکھیں نا، وہ ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے 90 ڈیز کے لیے، چلے 90 ڈیز پہ انہوں نے کراس کر لیا، بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ کوئی آئینی اور قانونی طریقہ تو نہیں ہے کہ ایک غیر منتخب آدمی کو مجھ پہ مسلط کر دیے، قوم پہ مسلط کر دیا جائے اور قوم کی قسمت کے فیصلے وہ کریں. اس لیے الیکشن ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ الیکشن بہت ضروری ہے اگر ملک کو اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے. اور سر اگر وہ جنوری میں بھی نہیں ہوئے تو پھر کیا کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی؟ بالکل ہماری سی بیٹھے گی اور ہم ایک ڈیسیژن لیں گے. اگر جنوری میں بھی نہیں ہوتے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ اس گرین بک کو آپ نے لپیٹ دیا، پھر آپ کی سینٹ کدھر جائے گی؟ پھر آپ کا جو بائی آپریشن آف لا پریزیڈنسی میں عارف علوی صاحب بیٹھے ہیں وہ کیا کریں گے؟ الیکٹرل کالج ان دونوں کا نہیں ہوگا.
हैं जी, तो फिर ये तो हम सही। समझते तो सर इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई आप लोग इकट्ठे बैठ सकते हैं? इलेक्टोरल अलायंस की तो मैं बात ही नहीं करी। लेट्स सी, जब वो सिचुएशन अराइज होगी तो फिर हमारी जमात एग्जामिन करेगी हमने किससे बात करनी है और किससे नहीं करनी है। और सर वेरी क्विकली, नवाज शरीफ साहब अगर कहेंगे तो क्या आसिफ अली जरदारी साहब उन्हें मिलेंगे? पीपल्स पार्टी इज ऑलवेज ओपन टू डायलॉग। आपके सामने हमारा रिकॉर्ड, सही, हमारा बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।